हाँ, ये देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था, पेन देखे तो, जिसमें हमने देखा था कि जो तीन एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, उसमें से हम एक्स और वाई को किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान सकते हैं, ठीक है। और जेड जो होगा वो ऑब्वियसली एक्स और वाई के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स, क्या इसको मान लेते हैं वाई, तो जेड कौन होगा? तो जेड के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, जब मैं जेड बोल रहा हूं का मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस बोल रहा हूं। जब मैंने कहा कि ये एक्स है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। मैंने कहा ये वाई है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ना। तो जाहिर सी बात है, इधर होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर होगा, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। तो जेड के लिए दो ऑप्शन है, या तो ऊपर होगा और ना तो कहे कि होना तो बाबू परपेंडिकुलर चाहिए। तो दोनों में से हम कौन सा लें, ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे, या हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। उसमें आपको याद होगा कि हमने अपने दाहिने हाथ की चार उंगलियों को एक साथ रखा था और अंगूठे को इससे हमने जुदा कर दिया था ताकि ये एल बन सके। अब अगर ये एक्स है तो चार उंगलियां कहाँ होनी चाहिए? देखिए, एक मिनट, एक्स की तरफ होनी चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे। अब समझ रहे हैं होना किधर चाहिए? एक्स ही की तरफ होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपको इन चार उंगलियों को वाई की तरफ मोड़ना था, तो नहीं मोड़ रहा है। अरे इधर वाई है रे भाई, कहाँ मोड़ रहे? तोड़ लूं क्या मैं? नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, नहीं मोड़ रहा है तो नहीं मोड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम अब ऐसे ट्राई करेंगे। अभी मुड़ेगा क्या? तो हम ऐसे करेंगे। अब मुड़ गया ना? अरे बोलो ना। और मैंने कहा था कि तुम तो यूं समझना कि चार उंगलियां हैं एक्स की तरह और आपके हथेली में से वाई निकलना चाहिए। समझो कि तुम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो उसमें से क्या निकल रहा है? वाई एक्सिस निकल रहा है। सही है? हाँ, तो तुम बताओ, एक्स एक्स की तरफ चार उंगलियां, आई हथेली में से वाई निकल रहा है, अंगूठा जो है तुमको जेड का डायरेक्शन बताएगा, तो ये नीचे की तरफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर है? लेकिन वही अगर हम इसको एक्स मान ले और इसको वाई मान ले, तो अब एक्स को वाई की तरफ मोड़ा जाए तो चार उंगलियों को रखा जाए एक्स की तरह, यही तो आसानी से मुड़ गया। या यूं कहें कि चार उंगलियां एक्स की तरफ और आपके हथेली में से निकलना चाहिए वाई। क्या ये वाई हथेली में से निकल रहा है? तो अंगूठा क्या बता देगा? जेड का डायरेक्शन बता देगा। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड कौन होगा? ये ऊपर वाला होगा। क्लियर है? ये ऊपर वाला। ये सब हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अब एक्स, वाई और जेड अगर हमको यहाँ ड्रॉ करना होता है, तो ये तो हमने एक्स ड्रॉ कर लिया, मान लो, बोलो बाबू, ये हमने मान लो वाई ड्रॉ कर लिया, तो जेड किधर होगा बताओ ना? एक्स को वाई की तरह घुमाया जाए तो जेड कहाँ होगा? बाहर होगा। अब वो बाहर वाला डायरेक्शन हम ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। वो बाहर वाला डायरेक्शन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमारी मजबूरी है, इधर हम कहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे? तो हम लोग ना उसको ऐसा तिरछा दिखा देते हैं। बोलिए। और हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं तो देखिए, मैं इन तीनों को ऐसे ही रहने दूंगा और मैं बस यहाँ पे एक ऐसा, हाँ, एक बॉक्स टाइप का मैं ड्रॉ करूंगा, और शायद अब आप मान लीजिएगा कि ना सर, भले दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो सर है। अब दिख रहा होगा? तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो ये एक्सिस जो कि है इधर की तरफ, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ है? ये बाहर है। आपको कहाँ मानना होगा? बाहर मानना होगा। सही है? तो आज के बाद से एक्स, वाई और जेड अगर हमको ड्रॉ करना होगा तो हम ये दूगो तो बहुत पहले से ड्रॉ करते आए हैं। ये तो हमने 10th क्लास में भी खूब ड्रॉ किया है। लेकिन अब एक तीसरा एक्सिस जो कि एक्चुअल में बाहर होना चाहिए, उसको हम लोग ऐसा तिरछा ड्रॉ करेंगे, और इसको माना जाएगा कि ये है आउटवर्ड। कहाँ है? और इसको माना जाएगा कि ये है इनवर्ड। ये अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर है। ठीक है? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे ये जानने के लिए कि अगर एक्स वाई अगर हम कंसीडर कर ले तो जेड किधर होगा। याद है? जैसे ये वाला एग्जाम्पल में बताओ, एक्स कहाँ है? इधर है, इधर है। वाई कहाँ है? वाई बाहर है। बाहर है बाबू। तो थोड़ा एक्स को देखो ना, एक्स को वाई की तरफ मोड़ो, अंगूठा कहाँ चला गया? सही में ऊपर ने जेड दिया है,
यानी ये सही है, याद है। चलिए इसमें बताओ एक्स कहाँ है, एक्स तो उधर है, उधर है। वाई कहाँ है, वाई नीचे है, देख रहे हो। एक्स को कहाँ मोड़ना है, वाई की तरह। एक्स को 4 उंगलियां एक्स की तरफ और हथेली में से क्या निकलना चाहिए, वाई। तो वाई चूंकि नीचे है, हथेली आपका नीचे होना चाहिए। तो एक्स को वाई की तरफ मोड़ोगे, अंगूठा आपको बताएगा जेड का डायरेक्शन, जेड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ये था। सिमिलरली बाकी सारा भी हम चेक किए थे, जिसमें हम देखे थे शायद ये भी सही था ना जी। ऐसा ही तो ऐसा ही हो जाएगा, देखो ना, एक्स को वाई की तरफ मोड़ो, जेड बाहर नहीं आ रहा है, अब बाहर ही तो ये भी सही था। हमने शायद ये भी सही था ना, लेकिन इसमें बताओ एक्स कहाँ है, एक लड़का रे 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 बाहर है, ये कहाँ है तुम लोग, ये अंदर ना है, ये बाहर होता है, ये कहाँ होगा। तो एक्स है अंदर और वाई है नीचे, क्या बोलते हो। तो थोड़ा एक्स को वाई की तरफ मोड़ो, अंगूठा इधर आ रहा है ना, तो इसका मतलब जेड इधर होगा, और सही बात है, जेड इधर दिया, ये सही है। इसको देखा जाए, एक्स है ऊपर और वाई है इधर, एक जो बोलो ना, ये सही है। तो एक्स को वाई की तरफ मोड़े, अंगूठा अंदर ना आ रहा है, तो जेड अंदर वाला होना चाहिए, आई कह रहा है जेड बाहर वाला है, तो गलत हो गया कि नहीं, शायद ये भी गलत हो गया था। एक्स कहाँ है, बाहर है, एक्स बाहर है, वाई ऊपर है, तो जेड कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, लेकिन जेड उधर दिया हुआ है, तो ये भी गलत देखा था ना हम लोगों ने। ठीक है चलिए, तो ये है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो यकीन मानिए बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े क्या। चलिए अगला हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, इससे पहले आपको लॉ ऑफ पॉलीगन याद है, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है, लॉ ऑफ पॉलीगन देखा था हम लोगों ने एक बार, आते हैं ना हम लोग वहां पे। क्या हो रहा है, सुनिए, लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है, एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको। ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो ना, जैसे इसमें आपको कितना वेक्टर नजर आ रहा है, 4 वेक्टर नजर आ रहा है, तो आप इनको पहले सेम ऑर्डर में सजाइए। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। तो आपको याद होगा कि इस फोटो को हमने रीड्रॉ किया था, ए को रहने दिया था, अब बी को उठा के हमने यहाँ ला के रखा था। तो बताइए ना, ए के हेड पे बी का टेल नहीं आ गया, इसको इसको बोला जाता है टेल है, इसको क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको उठाया था, ला के यहाँ रख दिया था, बोलिए ना, ठीक है। तो इसके हेड पे इसका टेल आ गया, फिर इसको उठा के हमने ऐसे रख दिया था। अब बताओ इन चारों को जोड़ने पे क्या मिलेगा। तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दो, यही होगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। याद है, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, सब हम लोग देख चुके हैं। हाँ, एक सवाल है, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं हम एक सवाल से, जिसमें एक वेक्टर है ए, जो कि है 6i के प्लस 3j के प्लस 2k के। यानी ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये 3 वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है, जिसमें पहला वेक्टर कौन सा है, 6i कैप, सिर्फ i कैप, 6i कैप पूरा ना हुआ है। तो पहला वेक्टर कौन सा है, 6i कैप, दूसरा वेक्टर 3j कैप है, तीसरा वेक्टर 2k कैप है। अच्छा, जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको पता है कि इस i कैप का मतलब हुआ कि ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की तरह। ये बस साइन बोर्ड की तरह होता है, ये i कैप जे कैप और k कैप क्या है, साइन बोर्ड है, ये बस बताता है कि डायरेक्शन किधर है। मैंने बता रहा है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। अरे बोलो बाबू, एक्स की तरफ जो साइन बोर्ड हम यूज करते हैं, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इस आई कैप को क्या बोला जाएगा,
यूनिट वेक्टर वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, अब बाबू जेड एक्सिस की तरफ के कैप ना होगा। तो कौन बताएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? 6। वेरी गुड। और इसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। और डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। जे कैप वाई एक्सिस की तरफ यूज होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। और डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस की तरफ। यानी ये 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं कि नहीं? मैग्नीट्यूड में भी, इवन डायरेक्शन में भी। एगो एक्स की तरफ है, एगो वाई की तरफ है, तो एगो जेड के। इन्हीं तीनों को जोड़ के बना है वेक्टर ए। तो सवाल है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 यूनिट है। बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या लग रहा है? 6 व 3 9 व 2 11 यूनिट। क्या ये स्केलर है कि सीधा सीधा जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए तो हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। अरे बोलो बाबू। और वेक्टर सम में 3 वेक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ पॉलीगन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वेक्टर्स को जोड़ के ये मिल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसी कमरे में कहीं एक्स एक्सिस, कहीं वाई एक्सिस और कहीं जेड एक्सिस इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये वेक्टर शकल से दिखता कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, इस कमरे की लंबाई को हम लोग 6 यूनिट मान लें। मान लो 6 मीटर है, नहीं है लेकिन मान लो, क्या दिक्कत है? मानने में क्या जाता है? हाँ, तो लंबाई मान लिए हम लोग 6 मीटर। इस चौड़ाई को हम लोग 3 मान ले, 3 मीटर। मैंने इससे तो लगभग आधा नहीं लग रहा है। ऊंचाई को लगभग हम लोग 2 मीटर मान लें। ये समझ में आ रहा है? लंबाई 6, चौड़ाई 3 और ऊंचाई कितना? 2। वेरी गुड। अब इसी में हमको किसी को एक्स एक्सिस मानना होगा, किसी को वाई, किसी को जेड। इमेजिन करिए वहां के एक कॉर्नर को। मान लीजिए स्टेज नहीं होता तो वहां एक कॉर्नर होता ना। बोलो ना। आपके कमरे के हर कॉर्नर से देखिएगा 3 लाइंस गुजरती हैं। बोलिए। एक लाइन देखिए इधर जाता है, एक लाइन ऊपर जाता है और एक लाइन इधर जा रहा है कि नहीं? किसको एक्स एक्सिस माना जाए? एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लें। ये जो आपकी तरफ जा रहा है उसको हम एक्स मान लें। आप देख सकते हैं जो कॉर्नर, सॉरी, उस कॉर्नर से वो जो एज जा रहा है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? एक्स एक्सिस। इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लें। तो बताओ, अगर ये एक्स है इधर वाई है, तो जेड कहाँ होगा? ओ, तो कंफर्म हो गया कि ऊपरे वाला जेड होगा। एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। चलिए हम इस वेक्टर को ढूंढते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? से डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस हमने किधर माना है? आपकी तरफ माना है। तो वो वेक्टर शकल से ऐसा ही ना दिखेगा। इसका लंबाई होगा 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब हुआ कि अगर नाप के देखा जाए तो यहां से वहां पहुंच जाएगा। समझो ना, बड़का बांस एगो है कोनो, एकदम यहां से लेकर वहां तक, और उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। चलिए ले जाके हम उसको वहां पे रख देते हैं। जा जा जा। तो ये जो तुमको यहां से लेकर, एक मिनट, ये जो तुमको 6 आई कैप नाम का वेक्टर दिखाई दे रहा है जो हमने वहां रखा है, उसका टेल कहां होगा? ओरिजिन पे। तो हेड कहां पहुंच जाएगा? उस कोना पे पहुंचेगा कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? अरे हमने लंबाई ही 6 यूनिट माना है और इसका भी लंबाई कितना है? अरे मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। अरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके लेंथ से ही ना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर आप इमेजिन कर पा रहे हैं? देखिए ये सब कहानी इमेजिनेशन की है। एक वेक्टर है, देखिए मेरे हाथ में, नाम है इसका 6 आई कैप। आई कैप है का मतलब हुआ डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस की तरफ, और मैग्नीट्यूड होगा कितना? 6 यूनिट। हमने माना है कि यहां से लेकर वहां तक 6 यूनिट। ले जाकर रख दिया हमने। टेल है यहाँ, हेड पहुंच गया उस कोना पे। अब हम किसको ढूंढने चलते हैं? 3 जे कैप को। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 यूनिट होगा। डायरेक्शन किधर होगा? वाई। एंड वेयर इज द वाई एक्सिस? अच्छा, वाई एक्सिस इधर है। अरे तो वो वेक्टर तो ऐसा दिखेगा, वो वेक्टर ऐसा दिखेगा। अब बोलो ना। अब चलो, अब ये वेक्टर जिसका डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरह और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट है। इसको ले जाके अब हम उसके हेड पे रखेंगे कि नहीं? क्योंकि पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रखना होता है। अब इसको ले जाके मैंने वहां देखो रख दिया। तो तुम बताओ इसका टेल कहाँ है?
उस कोना पे हेड कहाँ पहुंच जाएगा, उस कोना पे पहुंचेगा कि नहीं। दो वेक्टर्स मैंने सजा दिए, कौन कौन सा, 6i कैप 3j कैप। हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए उस कोना पर। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब तीसरा वेक्टर कौन सा है, 2k कैप है, तो 2k कैप है तो मैग्नीट्यूड 2 यूनिट होगा और डायरेक्शन किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। क्लियर है। तो जेड एक्सिस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसा ही ना होगा जी वो। अरे बोलो ना यार, अरे ऊपर की तरफ है तो ऐसा ही ना होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 यूनिट और इसको ले जाके कहाँ रखना है, वहां पे, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल, तो दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले, ले जाके चलो रख दो वहां। ये तुमको समझ में आ रहा है, रख दोगे तो बताओ ना, इस बेचारे का टेल तो वो कोना पे पहुंचेगा, हेड कहाँ पहुंच गया, वो कोना पे पहुंच गया कि नहीं। तो देखिए मैंने तीनों वेक्टर्स को सजा दिया। ये है आपका 6i कैप, ये था आपका 3j कैप। आप इमेजिन कर रहे हैं ना, साइंस का मतलब ही इमेजिनेशन होता है। आप जितना ज्यादा इमेजिनेशन करिएगा साइंस आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या बोल रही हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ, 6i कैप 3j कैप 2k कैप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इन तीनों को जोड़ के ना वेक्टर ए लाना है। जोड़ने का मतलब हुआ पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दो जा। तो तुमको इस कमरे का डायगोनल नजर आ रहा है, यही डायगोनल है वेक्टर ए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसको इसको और इसको जोड़ के ही ना ये मिलेगा, यही डायगोनल है वेक्टर ए। तो अगर आपसे वेक्टर ए का वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, नहीं समझ में आया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है का मतलब हुआ कि इसकी लंबाई है 6 यूनिट, मान लो 6 मीटर, इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसकी लंबाई है 2 मीटर। क्या लग रहा है, 9 सॉरी 6 3 9, ये 11 मीटर होगा। नहीं, ये हमने बचपन में पढ़ा है कि एक क्यूबोइड का, एक घनाभ का जो सबसे लंबा वाला विकर्ण होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। यानी इसकी लंबाई होगी, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा √this² का मतलब कितना, 6² प्लस this² का मतलब कितना, 3²। अब बाबू प्लस this² का मतलब कितना, मिला जुला के देखो मैंने डेटा ऐसा दिया है कि आंसर खूबसूरत आए। आप बताइए 36 और 9 कितना, जितना भी, लेकिन +4 कर दीजिएगा वो 49 आ जाएगा, तुम देख लेना। और कहने का मतलब है 7 यूनिट। आप समझ रहे हैं, इसका है 6 यूनिट, इसका है 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, लेकिन तीनों को जोड़ दोगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा बस 7 यूनिट, 7 यूनिट। अरे बोलो बाबू। चलिए ठीक है, तो ये तो हमने कमरे में देख लिया, अब थोड़ा बोर्ड पे भी देख लेते हैं, क्या बोलते हो, देख लिया जाए। चलिए, तो ये हमने ड्रॉ किया एक्स वाई और जेड, और डायमेंशंस को क्लियर रखने के लिए मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, नहीं सॉरी क्यूब नहीं है, क्यूबोइड है। अरे घनाभ है, घन नहीं है, क्या है, घनाभ है ये, ठीक है। तो मैं कहूं तुमसे कि 6i क्या वेक्टर सर्कल से कैसा दिखेगा। अच्छा एक चीज और है, लंबाई में मान रहा हूं 6, इसको मान रहा हूं मैं 3, आई जो इसको क्या मानूंगा, 2 मानूंगा। तो बताओ 6i क्या वेक्टर जो होगा वो सर्कल से ऐसा ही ना दिखेगा, क्या दिखेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, बोलिए, इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो एक्स की तरफ नहीं है। अब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 6 यूनिट। माना है मैंने कि ये 6 यूनिट पहुंच गया है, नाम बेचारे का 6y क्या बोलते हो। अभी हमको ले आना है 3j कैप, तो j कैप का मतलब y एक्सिस कहाँ माना तुमने, ऊपर माना, ऊपर माना। तो 3j कैप जो है वो सर्कल से ऐसा ही ना दिखेगा, यही ना आपका 3j कैप है। क्यों है बताइए, क्योंकि इसका डायरेक्शन है y एक्सिस, बोलो ना, डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, मैं इसको 3 यूनिट मान लिया है, क्या बोलते हो। अभी इसके भी हेड पे ले आकर रखना है 2k कैप को, तो k कैप का मतलब तो एक्चुअल में वो कहाँ होना चाहिए, तो ऐसा बाबू बाहर ना होना चाहिए, लेकिन मजबूरी हम बाहर तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो उसको तो हमने ऐसा तिरछा दिखा लिया है। तो मैंने कहने का मतलब था इसी डायरेक्शन में हम ले आकर रख लेते हैं क्या, 2k कैप, 6i कैप 3j कैप 2k कैप। तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो तुमको मिलेगा वेक्टर ए। यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए
तो आपको करना होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब यहां से हम इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि जब भी कभी वेक्टर्स ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए रहे, अरे बोलिए ना, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए रहे, तो उनका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ए पागल रे, ये सब हम लोग थोड़े करेंगे, अगर बक्सा बनाएंगे हम लोग नहीं, ठीक है। कारपेंटर बनना है तो काहे के लिए बक्सा, मैंने तुमको समझाने के लिए बनाया है। तुम तो बस डायरेक्ट ये कर लेना कि अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लेना। कुछ तो बोलो यार। तो कंक्लूजन ये निकला कि इफ वी हैव अ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के है, बोलिए ना, और आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये रहा एक्स आई कैप, ये रहा वाई जे कैप, ये रहा जेड के कैप है, तो यही ना होगा वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई का मतलब होता है ना कि जैसे आप चीजों को देखिए सुनिए, फिर आप उसको क्या करिए, इमेजिन भी करिए। सबसे जरूरी इमेजिनेशन होता है। अरे बोलो ना, दुनिया में हर वो चीज जो बना है उसके लिए पहले किसी ने उसको इमेजिन किया होगा। अरे किसी ने बल्ब बनाया तो पहले तो इमेजिन ही ना किया होगा कि एक ऐसा चीज होना चाहिए जो स्विच दबाने से जल जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में तो रखिए ही, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के रास्ते कहाँ पहुंचना चाहिए, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके दिल में रहते हैं आप उनको आसानी से भुला सकते हैं क्या? नहीं भुला सकते हैं, है कि नहीं? तो कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट्स आपके दिल तक पहुंचे, और यही मैं भी कोशिश करता हूँ। दिमाग तक तो बहुत लोग पहुंचा देता है, लेकिन जो चीज दिमाग में वो कभी भी दिमाग से उतर जाता है। अरे ये वर्ड हम लोग यूज भी करते हैं कि देखो ना दिमागे पर से उतर गया, लेकिन कभी तुमने सुना है कि देखो ना दिल पर से उतर गया? ऐसा तो नहीं होता, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट्स को हमेशा हमको कहाँ तक पहुंचाना है। मैं चाहता, आप कहीं भी ऑनलाइन वगैरह पढ़िएगा ना, वो आपको डायरेक्ट बताएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन मिले तो तुम करना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब कर लेना इसका स्क्वायर प्लस। इतना मेहनत कोई नहीं करता है। आपको समझ में आया ना? चलिए ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा आप बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताइए। यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए। क्या बात करते हो, बिना तुम लिखे बता रहे हो क्या? ऐसा कर रहे हो? तो मेरे ख्याल से तुम ये कर रहे हो कि तुम अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है -3 कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि माइनस साइन बाबू वो मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता, वो डायरेक्शन का हिस्सा, लेकिन यहाँ चल जाएगा। चल इसलिए जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली करना तो स्क्वायर ही ना है, चलेगा। -3 का स्क्वायर करो चाहे 3 का स्क्वायर करो, बात बराबर है। अब प्लस कितना, अब जे कैप नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इतना यूनिट आएगा। अब मिला जुला के बाबू बताओ कितना आएगा, तो 9 + 16 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा। कभी कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में देगा और आपको उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए। जाने तमन्ना मेरी, वो तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो पूछ रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। आपको वो ए कैप बनाने को बोल रहा है। चलिए हम ही आ जाते हैं। वेरी गुड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक आदमी का आया है और तुम्हारा भी आ गया। क्या आया है बोल दो भाई से। 3 i कैप + 4 j कैप / 5।
अच्छा, और बताइए। एक आदमी का आया है 3i प्लस 4j बाई 5 ना जी। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब हम ऐसा भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तुम्हारा यही ना आया है, तो दो आदमी का कुछ ऐसा रिजल्ट आया है, तुम्हारा भी यही आ गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी आ गया यही, तुम्हारा भी यही आ गया। और बताओ उधर से, तुम्हारा तुम्हारा तो आएगा ही नहीं, तो तुम खुद कल से आ रही है। और बताओ, और बताओ बाबू, तुम्हारा भी यही आया। अच्छा, अरे सुनो ना, हेलो, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तेरे की, अरे तुम लोग खुद ही एक दिन बताया था कि सर यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करिए, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। तो यही तो करना है, वेक्टर को क्या करना है बोलो ना, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो वेक्टर तो हमको पता ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। तो बाबू इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 5, नहीं हो जाएगा। तो चलिए बताइए वेक्टर कितना है, 3i प्लस 4j। बोलो बच्चों, मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो हो गया। लेकिन थोड़ा और खूबसूरत दिखे, इसके लिए हम आई कैप और जे कैप को एकदम अलग करना चाहें तो बाबू 5 का भी बंटवारा करिए। दिस विल बिकम 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। क्लियर है, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 क्या जे कैप। अच्छा, तुम मानने को तैयार हो कि एक यूनिट वेक्टर है, ये पूरा एक यूनिट वेक्टर मानने को तैयार हो? नहीं ना, ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है सर ये कहां से सर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो 1 आ जाएगा, निकाल के देखो, दांची हटता है सब। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो थोड़ा बताना तो बाबू, दिस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9/20 भाई, प्लस दिस स्क्वायर का मतलब हुआ 16/25। नहीं समझ में आया? अरे यार, तो ये तो 25 1 नहीं आ गया, तो भले शकल से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर झांक के देखिए वो है एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया? क्लियर है, सही है। खूब यूज पड़ता है इस सब का, आगे चल के फिजिक्स में खूब यूज मिलेगा आपको। क्या कहते हो, आगे बढ़े? चलिए ठीक है, अब सुनिए, ये तो हम देख चुके हैं, वही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सुनिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन भी है क्या? अच्छा, सब्ट्रैक्शन रिजोल्यूशन के बाद ना है? अच्छा, सब्ट्रैक्शन बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, खत्म हो गया। सुनिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और सुनिएगा एक मिनट सब लोग इधर, हेलो। ये है वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट। आप समझिए कि अगर 100% वेक्टर कहीं यूज होता है ना, तो 90% हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फिजिक्स में। नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ वेक्टर को तोड़ना। अभी तक हम सीख रहे थे वेक्टर्स को जोड़ना, अब सीखेंगे वेक्टर्स को तोड़ना। वेक्टर्स को तोड़ने को ही कहा जाता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, या वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्केलर को पहले तोड़ा जाए, क्योंकि वो आप कर सकते हैं। 10 नाम का एक स्केलर है, अरे खाली मैग्नीट्यूड लिखा है तो स्केलर ना है। इसको आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? आपके पास कितने तरीके हैं इसको तोड़ने के? कितने तरीके हैं तोड़ने के? अच्छा, मैं कुछ तरीका ट्राई करता हूं, तुम बताना सही है कि नहीं। अरे मैंने तो इसको 9 + 1 में तोड़ दिया, 9 और 1 में तोड़ दिया। तो अच्छा अच्छा, 8 2 में नहीं तोड़ सकते हैं, 7 3 में नहीं तोड़ सकते हैं, अरे 6 4 में नहीं तोड़, अब 5 5। और भी तरीका है तोड़ने का, और भी तरीका है, तोड़ा जा सकता है। कोई एक और तरीका तुम बताओ। अच्छा आएंगे तो तुम बोलो पहले।
है 1 को 10। ये कह रहा है कि सर एकदम सर का 2 बार में तो एकदम बुकनी कर दीजिए आप इसका। मैंने कहने का 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा कर दीजिए 10 बार, यही बोल रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये कौन सा हाँ है? गजब आदमी है। तो ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा। अरे हाँ ऐसे ना होता है। तो कह रही है कि हाँ सर। बैठो। हैं हम ऐसा कर सकते हैं ना? एकदम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो गया तोड़ने का। ये कह रहा है कि सर तब एक काम करिए तो दू को कितनी बार जोड़ दीजिए? 5 बार जोड़। ये भी तरीका है। अच्छा सर एक बात बताइए, 9.9 + 0.1 नहीं हो सकता है? सर 7.2 + 2.8 नहीं, ये भी तो हो सकता है। मैंने मिला जुला के अब सही में बताओ ना कितने तरीके हैं 10 को तोड़ने के? तब बहुत सारा का क्या मतलब होता है यार? वी हैव इनफाइनाइट तरीके। हम इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं। हम 9.9999 + 0.001 भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से एक वेक्टर को भी तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके हैं। जैसे अगर ये कोई वेक्टर ए है और मैंने कहा कि तुम इसको तोड़ो, तो पहले तो सुनो, स्केलर जब टूटता है तो स्केलर्स में टूटता है ना? अरे 9 भी स्केलर, 1 भी स्केलर। वेक्टर जब टूटेगा तो वेक्टर्स में ही टूटेगा, यानी उसको तोड़ोगे तो जो टूटे हुए हिस्से होंगे वो भी एरो ही होंगे। तो मैंने किसी से कहा कि चलो तोड़ के दिखाओ इसको, कैसे तोड़ते हो तुम? तो उसने कहा रुकिए सर मैं ट्राई करता हूँ। तो उसने क्या किया कि वेक्टर ए को इस वेक्टर और इस वेक्टर में तोड़ दिया। क्या उसने सही तोड़ा है? क्या हम ए को तोड़ेंगे तो हमको BSc मिल जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है हाँ? इतने लोगों को लग रहा है। तुम हमको समझाओ कैसे तुमको लगा कि ये मैंने सही तोड़ा है? तुम हाँ तुम समझो। हाँ क्या बात है यार, तुम मेरा दिल खुश कर दिया। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। अच्छा एगो तुमको भी देना था, आओ तुम भी आओ। रुक जाओ। तुम बताओ कौन वाला चाहिए? हैं? हेलो चारू को लाओ इधर। लड़के सबको ही ज्यादा पसंद आता है। लो सही है, जाओ। इन्होंने कहा कि सर हमको ऐसे पता चला कि ये सही टूटा है, ऐसे पता चला कि सही टूटा है कि सर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमको ये मिल जाएगा। जैसे सुनिए ना, जब मैं ये 9 + 1 लिखा था, आप यकीन मानिए आपने माना नहीं था, आपने धीरे से जोड़ के देखा था कि सही में 10 आ रहा है कि नहीं। अरे बोलो ना। जब मैंने ये लिखा था ना, आप यकीन करिए आपने मन ही मन जोड़ के देखा था कि आ रहा है कि नहीं। यानी कि तरीका सही है तोड़ने का, ये जानने के लिए हम वापस से जोड़ के देख लेंगे। अगर जोड़ के देख लेते हैं 10, आज जैसे मैंने कहा कि लो मैंने तोड़ दिया, देखो बाबू 7 + 2 में, तो तुरंत चिल्लाने लगते ना सर गलत हो गया। नहीं बोलते क्यों? क्योंकि जोड़ के देखा गया तो 10 नहीं आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ये सही तरीका है नहीं तोड़ने का, ये जानने के लिए हम B और C को जोड़ के देखेंगे। तो क्या ये और ये सेम ऑर्डर में है? और अगर सेम ऑर्डर में है तो इनको जोड़ने के लिए पहले वाले के टेल को बाबू आखिरी वाले के हेड से मिलाओ। तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो यही ना मिलेगा। इसका मतलब सही बात है, B और C को जोड़ने से हमको क्या मिल रहा है? यानी A जो है वो सही में B + C है। तो देखिए तो क्या हमने A को B और C में नहीं तोड़ दिया? तो एक तरीका ये हो गया। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई आता है कहता है सर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। सर ये देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने सर 3 हिस्से में तोड़ दिया। क्या सही तोड़ा है उसने? सही तोड़ा है। कैसे सही तोड़ा है? तो अब हम जोड़ के देखेंगे क्या ये और ये सेम ऑर्डर में है। और अगर सेम ऑर्डर में है तो इनको जोड़ने के लिए हम पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहला वाला का टेल यहाँ है, आखिरी वाले का हेड यहाँ थोड़ा। अरे यार फिर वापस से ये नहीं मिल गया। इसका मतलब हुआ सही बात है, सही बात है कि E F और सॉरी D भी तो है। हाँ D E और F को जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ये भी एक तरीका हो गया तोड़ने का। कोई आके कहता है सर देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये देखिए सर एक वेक्टर ये
एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और सर एक वेक्टर ये। तो बताओ दिस प्लस का जाने किधर गए थे, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या ये आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। करना क्या है, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के, तो पहले वाले का टेल यहाँ है, आखिरी वाले का हेड यहाँ है, तो ये भी एक तरीका हो गया। अब बोलिए जल्दी, आप एक वेक्टर यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके घर लेके चल जाइए, फिर कल आइएगा तो लेते आइएगा और उसको लेके यहाँ रख दीजिएगा। मिला जुला के देखा जाए तो बस हमको चलना यहाँ से है, पहुँचना यहाँ पर, यहाँ तक है, आप कैसे भी चल के पहुँच जाइए। जा उन सारे वेक्टर्स को जोड़ोगे तो तुमको यही ना मिलेगा। तो बताइए जिस तरीके से स्केलर को तोड़ने के कितने तरीके थे, इनफाइनाइट तरीके थे, एक वेक्टर को तोड़ने के भी इनफाइनाइट तरीके हैं। अब एक और बात है, इन टूटे हुए हिस्सों को कहा जाता है कंपोनेंट। क्या कहा जाता है? टूटे हुए हिस्सों को कहा जाता है, टूटे हुए हिस्सों को क्या कहा जाता है? हम लोग बोलेंगे बी और सी क्या है, किसके कंपोनेंट्स हैं? ए ही ना टूटा है तो ये मिला है। बताइए डी ई और एफ क्या है? कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं? ए के कंपोनेंट्स हैं ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को ना हम लोग ना वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ना कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ना। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ना, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनिए, भले हम इनफाइनाइट तरीकों से तोड़ सकते हैं तो क्या है, लेकिन हमारे काम बस वही तरीका आएगा जिस तरीके में टूटे हुए कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो सारा तोड़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो सारा तरीका हमारे काम नहीं आएगा। अरे बोलो ना, सिर्फ वही तरीका काम आएगा जिस तरीके में कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे। जैसे तुम बताओ, क्या ये और ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो तोड़ तो सकते हैं लेकिन हमारे काम ये नहीं आएगा। अरे बोलो बाबू। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से कंपोनेंट्स को तोड़े कि टूटे हुए कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ कितने कंपोनेंट तोड़ेंगे? 2। और इसी से पूरे 11 12 का काम चल जाएगा। वो तीसरा कंपोनेंट तोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सुनिएगा, वो कंपोनेंट्स, कुछ बोल रहे हैं, वो कंपोनेंट्स, चॉकलेट चाहिए? अच्छा ठीक है, वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या कहा जाता है? या फिर कहा जाता है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। नाम है। अगर कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनको क्या बोलोगे? अरे तुम लोग का तो ढंग का चोर भी तो नहीं बनेगा। सामने लिखा तो पढ़ के भी तो कम से कम बता दो। और उसमें भी गोल गोल घेर दिए कि यही है। फिर से ट्राई करता हूं, वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, चाहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सही है। चलिए, हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। सही है। अभी देखो, हमको इसका कंपोनेंट तोड़ना है। कुछ ऐसे तोड़ना है कि एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आ जाए, एक कंपोनेंट वाई की तरफ आ जाए। एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो कैसे तोड़ा जाए? एक एक्स की तरफ आना चाहिए, एक वाई की तरफ आना चाहिए। रुको मैं ट्राई करता हूं, तुम बताना कि मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। एक मैंने ऐसे तोड़ दिया और एक मैंने, यार ये ठीक है क्या? ये सही लग रहा है। ये तो एक्स की तरफ आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा नहीं हो गया? तो काम गड़बड़ा गया यार, कैसे होगा? कोई है जो आके ड्रॉ कर सकता है कि सर हमको उपाय पता है कैसे किया जाएगा? हैं? बोलो। ये सब चॉकलेट चाह रहे, ये सबको लग रहा है कि हम आके, चलो आओ तुम आओ। ठीक है, लो इसी कलर से।
तीर भी लगाओ। अच्छा सही है, सही है, समझ गया। हाँ मैं समझ गया। जाइए जाइए, रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे रुको रुको रुको। अच्छा ये सही तोड़ा है क्या? मैंने तुमको लग रहा है कि हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है? तुमको नहीं लग रहा है? वो सबसे कॉर्नर चश्मा, हाँ, ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? तुमको नहीं लग रहा है कि सर, अच्छा तुमको 1 मिनट रुको। देखो बाबू, कोई सही रीजन होगा तो बताना, थेथराई मत करना कि सर ऐसा घूम गया इधर जाके, ऐसा मत करना। भावनाओं को भी तो हम लोग कभी कभी समझते हैं। मैंने उसने ये ड्रॉ करना चाहा है कि ये एकदम ऐसा रहे और ये एकदम ऐसा रहे। मैं मानता हूँ कि अब स्केल से थोड़े ड्रॉ कर रहा था कि एकदम सीधा ही आ जाए, चाहे रोज रोज थोड़े 10 साल से आकर ड्रॉ कर रहा है। पहली बार बेचारा ट्राई किया है, लेकिन उसने, हमको लग रहा है सही ड्रॉ किया है। मैं थोड़ा और इसको सही से ड्रॉ कर दूं, बोलो। तो उसने ये करना चाहा है, उसने कहना चाहा है कि सर ये कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, कहना चाह रहा था वो। अरे बोलो ना, कलर का डिफरेंस है, बाकी बात सेम ही था। तो आप बताइए कि क्या इसको और इसको जोड़ा जाएगा तो ये नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बाबू? अरे यार, ये और ये सेम ऑर्डर में नहीं है क्या? तो पहले वाले के टेल को या आखिरी वाले के हेड से मिलाएंगे तो यही ना मिलेगा। एकदम सही तोड़ा है इसने, एकदम सही तोड़ा है। इसको बोला जाएगा ए का एक्स कंपोनेंट। इस ए का कौन सा कंपोनेंट? इसको बोला जाएगा ए का वाई कंपोनेंट। क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो हमको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। चाहे बाबू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नहीं ये तो खुद ही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ऊपर तीर नहीं है तो ये खुद ही मैग्नीट्यूड खाली लिखा हुआ है, तो अब बगल में ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने हमको पता करना है कि एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। शांत रहो, सही यही ना पता करना है। तो एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड ए है का मतलब हुआ इसका लेंथ ए है, और इसका मैग्नीट्यूड पता करना है का मतलब हुआ इसका, अरे लेंथ पता करना है। फिर से तो मजेदार आदमी नहीं है रे। कहाँ पहले की तरह तुम लोग पार्टिसिपेट करता है? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं, वो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मतलब इसका लेंथ ए है। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है का मतलब हुआ इसका लेंथ पता करना है। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, इसका लेंथ पता करना है। तो एक बात बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ए है वो हाइपोटेनस है कि नहीं? और ये जो ए एक्स है वो बेस है कि नहीं? और ये जो ए वाई है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो बताइए ना, वो कौन है जो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन देता है? कॉस है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस ए एक्स बाई ए को इधर लेके जाएं तो यहां से आपको ए एक्स मिल जाएगा कितना? ए कॉस थीटा। ए एक्स बच्चों कितना मिला बताओ? हाँ, तो ये जो है ये ए कॉस थीटा है। चलो बताओ, इसके लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। वो कौन है जो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है? अरे वो तो साइन है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर बाई, बोलो ना, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? ए वाई। हाइपोटेनस कितना होगा? ए होगा। इसको बुला ला इधर। तो बताइए यहां से आपको ए वाई कितना मिला? तो मिलेगा ए साइन थीटा, यानी ये कुछ और नहीं, ये ए साइन थीटा है। एक्स कंपोनेंट आया, एक्स कंपोनेंट आया, वाई कंपोनेंट आया, ए साइन थीटा। फिर से बोलो, एक्स कंपोनेंट तो वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो सवाल है कि क्या अब हम इसको याद कर लेंगे कि एक्स कंपोनेंट हमेशा ए कॉस थीटा आता है, वाई कंपोनेंट हमेशा ए साइन थीटा होता है? जवाब है ना। इसकी जगह पे कुछ और हम याद करेंगे, कुछ और, वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में
ठीक है, ये तो बस मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि एक कंपोनेंट cos थीटा के साथ आता है तो एक कंपोनेंट sin थीटा के साथ आता है। क्लियर है? और हमको कंपोनेंट तोड़ना भी होगा। हेलो, क्या करना होगा? अरे तो क्या तोड़ना होगा? तोड़ना होगा। टांग तोड़ना है तो बोलोगे ना पूरा कंपोनेंट तोड़ना होगा, आधा अधूरा बात करता है। अगर हमको कंपोनेंट तोड़ना भी होगा तो हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बता रहा हूं, सुनो। x है, y है, ये वेक्टर a है जो कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर आपको x कंपोनेंट तोड़ना है ना तो आप इसके हेड से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, आप फिर ओरिजिन से इसको मिला दीजिएगा, यही होगा वेक्टर a का x कंपोनेंट। तो आप बोलिए कौन सी बड़ी बात है, पिछली बार भी तो यही था। अरे पिछली बार भी तो यही था, लेकिन सुनिए, अब अगर y कंपोनेंट तोड़ना है तो हम सेम काम करेंगे y एक्सिस पे, यानी हम इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे और तब इसको हम धीरे से मिला देंगे और ये होगा वेक्टर a का y कंपोनेंट। सुनो एक मिनट, क्या इसको और इसको जोड़ने से ये मिलेगा? हाँ या ना? क्यों नहीं बोल रहे हो? कौन सा लॉ? वो पैरेललोग्राम लॉ था है, और ये ट्रायंगल लॉ था। ट्रायंगल लॉ से भी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, एंड पैरेललोग्राम लॉ से भी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या? समझ में आया क्या? सही है। तो हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट चाहिए उस पर हम लोग एक धीरे से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम इसको मिला देंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ना बाबू। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक कंपोनेंट ये हो गया। और उसके बाद देखो हम लोग एक कोड याद रखेंगे, यकीन मानिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड होगा ये। कोड है थीटा की तरफ तो कॉस। बोलो क्या? थीटा की तरफ तो क्या? कॉस, और थीटा से दूर तो साइन। बस 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 यही याद रखना है, बाकी देखो सब मोह माया है। मेन बात बस क्या है, थीटा की तरफ तो कॉस और थीटा से दूर तो, यही दो बात याद रखिए। कंपोनेंट तोड़ना आप सीख गए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमको ax चाहिए तो बताओ, सुनो एक मिनट, हम लोग देखो कैसे कैसे स्टाइल मार के हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। हम लोग बोलेंगे ये है a, तो ये रहा a का x कंपोनेंट, ये रहा a का। तो आप बताइए x कंपोनेंट के लिए आप किधर जा रहे हैं? आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं कि थीटा से दूर भाग रहे थे? आप तो थीटा की तरफ है ना जा रहे थे, तो थीटा की तरफ जाइएगा, यूज करिएगा। सब लोग बोलिए, याद हो गया? बोलो थीटा की तरफ क्या यूज करेगा? कॉस यूज करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको x कंपोनेंट चाहिए, बोलिए ना, तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसको तो रखोगे ना। किसका कंपोनेंट तोड़ना है? तो इसका मैग्नीट्यूड रख लेना, और उसके बाद थीटा की तरफ ना घूमे थे तो लिख देना धीरे से क्या? कॉस थीटा। सही है। अच्छा तुम बताओ, अगर तुमको y कंपोनेंट तोड़ना है, कौन सा? y कंपोनेंट तोड़ना है, तो y कंपोनेंट तोड़ने के लिए थीटा से दूर नहीं जा रहे हो क्या? अरे भाग रहे हो ना थीटा से दूर। थीटा से दूर जाना तो थीटा के साथ साइन यूज करना, दूर जाना तो क्या? साइन यूज करना। दिस विल बिकम a साइन थीटा। ये तुमको समझ में आया क्या? और देखो ना, वही नहीं था ax a cos थीटा a y a साइन थीटा नहीं था, तो हम लोग ऐसे कंपोनेंट तोड़ेंगे। कुछ समझ में आया क्या? आपको ये सब दोबारा समझना है? वंस मोर, वंस अगेन। देखो क्या होता है ना कि कोई जैसे सिंगर होता है, डांसर होता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो लोग कहता है वंस मोर वंस मोर। लेकिन टीचर का परफॉर्मेंस जब खराब हो जाता है तब लोग कहता है कि वंस मोर। तो क्या यहाँ वंस मोर है? एक के बार में तुम लोग समझ गया? ये वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोग एक बार में समझ गया? क्या बात है। अब सुनो ध्यान से, सुनो। नाउ वी हैव अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन inclined at an angle of 37 डिग्री विथ x एक्सिस। आपको इस फोर्स का x कंपोनेंट तोड़ना है और y कंपोनेंट तोड़ना है। जाहिर सी बात है साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, और थीटा 37 डिग्री
में भी बहुत लोगों को जिन्होंने यहाँ ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से यूज कर लीजिएगा। ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है ना बाबू, तो ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री। अब सुनिए, कहीं अगर आपको साइन 37 चाहिए तो साइन 37 का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम बोल रहा है, हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बोल रहे हैं ना यार, तुम तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा है, तुम ऐसे कर देगा, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ बोल रहा है, और तुम्हारे मन में ना चल रहा है, वो जाके कहीं पार्टी उटी दे आएगा। ऐसा मत किया करिए। मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अरे तो क्या होता है, तो कभी साइन 37 चाहिए तो 3/5 हो जाएगा, कॉस 37 चाहिए तो इवन 53 भी अगर हमको चाहिए तो साइन 53 क्या होगा, तो 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 ना होगा। अरे यार हाइपोटेनस, ठीक है समझ रहे हो। तो पहले तो ये बताओ कि कौन है, देखो लेकिन पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे दूं, चॉकलेट खत्म हो गया। नहीं नहीं सॉरी, एगो है, हाय देख लो भाई, तुमको कैसे पता एगो है, हम इधर पढ़ा रहे तुम झाके कहे कि लेवल में भी देखा जाए तो तुम्हारा लेवल कम है, उसका लेवल अभी ज्यादा है, इसका मतलब तुम जरूर खड़ा होके देखिए। इसी को ना बोला जाता है बैठे हैं पूजा पर। अब थोड़ा आप लोग स्टैंडर्ड है तो भूजा की जगह चॉकलेट आ गया है, हैं? ठीक है, तो कौन है जो आके इस फोटो में इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ड्रॉ करेगा, कौन है? मैं थोड़ा उधर से चाह रहा हूँ। तुम ड्रॉ करेगी, तुम, हाँ आके ड्रॉ करेगी एक्स, तब यहां नहीं ड्रॉ करेगा तो इसको ले आके उखाड़ के ले आऊं इसको, यहाँ पे बोलता है सर, बोलो। अरे थोड़ा पीछे वालों से मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग आके ड्रॉ करें। सब लोग तुम लोग वही है ना, तुम ड्रॉ करेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट ड्रॉ करेगा, आओ ड्रॉ करो। अच्छा तुम ड्रॉ करेगी, अभी आ गया बेचारा, ऐसा ही बुद्धि बता रहा था तो तुम लेट कर दी। पहले सुनिए, दिस इज नॉट द ब्लैक बोर्ड, पेन ही सिर्फ टच होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए। यार इसके लिए तो बड़का चॉकलेट मंगाना पड़ेगा। करो उधर से, हाँ चलिए ठीक है, क्या बात है। तुम आगे चल के फिजिक्स का कोचिंग नहीं ना खोलेगा, रहने तो ढेर मत करो, तुम खाली ड्रॉ करके दिखाओ। तीर खा गया, तीर बनाओ, ठीक है, हाँ, और लिख दो ये है फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो लिख दो एफ और नीचवा एक्स लिख दो। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, जाओ, वेरी गुड, रुको। थैंक यू भी नहीं बोला है। थैंक यू बोला है, हैं? थैंक यू बोला, हम नहीं सुने, फिर से बोलो। पहले तो ये बताइए कि फोर्स का ये जो एक्स कंपोनेंट टूटा है वो सही है क्या? तो मैंने क्या कहा है कि जिस भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट तोड़ना है, आप हेड से उस पर क्या करिएगा और उसके बाद मिला दीजिएगा, तो एकदम सही है। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया, अरे बोलिए ना। और इसको इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया। क्लियर है? अब सुनिए, हमको फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो आप बताइए थीटा की तरफ घूम रहे हैं कि थीटा से दूर जा रहे हैं? थीटा की तरफ, तो क्या कॉस। तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे ना, यानी हम लिख लेंगे 10 न्यूटन, और उसके बाद क्या
कॉस 37 डिग्री। अरे भाई ये लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, अरे यही ना होता है। अब तुम बताओ बाबू कि कॉस 37 कितना होगा जी? तो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बोलो ना। ट्रिगोनोमेट्री के पहले लेक्चर में, जिसका इवन मैंने वीडियो भी डाल दिया है ना आपके ग्रुप में, उसमें ये चीज मैंने बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों का यही नहीं क्लियर होता है कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। बोलो, तो थीटा के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है, और थीटा से सटा हुआ जो छोटा सा साइड होता है वो बेस होता है। तो 37 के लिए ये 3 क्या है? परपेंडिकुलर, और ये 4 होगा। कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, का मतलब 4/5। तो 10 न्यूटन तो आप लिख लीजिए, और ये है आपका 4/5। 4/5 कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन, और ये हो जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यानी एफ एक्स कुछ और नहीं, ये कितना है? 8 न्यूटन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुन रहे हो? कोई हमसे ये कह सकता है कि सर देखिए आप 37 की तरफ घूम गए थे। अरे बोलिए ना, सही है, ठीक है, घूम गए थे तो आप कॉस यूज कर लिए, लेकिन सर एक बात बताइए, आप कहीं ना कहीं इस 53 से दूर भी तो जा रहे हैं, तो आप ये 53 काहे नहीं लिए हैं? हम 53 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो एक बार फिर से हम लोग एक्स ही कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। अभी हम यहां नहीं पहुंचे हैं, अरे अभी हम यही कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, लेकिन अब एंगल हम 37 नहीं, हम किसको? 53 को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो आप बताइए, सबसे पहले तो जिसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है उसको तो लिखा जाता है ना। हाँ बाबू सुनो ध्यान से, अब तुम बताओ एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए 53 से तो क्या यूज करोगे? तो साइन 53 ना होगा। एक मिनट में फिर समझा दूं, एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए आप 37 की तरफ जा रहे थे, तो थीटा की तरफ तो क्या? कॉस यूज होता है, तो 37 के साथ यूज होगा कॉस। क्या यूज होगा? कॉस, ठीक है। लेकिन आप 53 से दूर भी तो जा रहे हैं, तो अगर आप 53 लिखिएगा तो आपको लिखना होगा साइन। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए साइन 53 डिग्री कितना है? तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 4 है, और हाइपोटेनस कौन है? 5 है। तो ये हो जाएगा 4/5, और मिला जुला के हो जाएगा फिर से 8। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये वाला एंगल लीजिए कि ये वाला एंगल लीजिए, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि थीटा की तरफ घूमिएगा तो कॉस यूज करिएगा, थीटा से दूर जाइएगा तो साइन यूज करिएगा। बाबू आंसर आपको सेम ही मिलेगा। चलिए अब लगे हैं तो हम लोग एफ वाई निकाले क्या? अरे हाँ तो बोलिए, एफ वाई निकाले हैं? हाँ ठीक है, देखिए जब मैं बोलूँ निकालेंगे तो हाँ बोला करिए, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग मेरे मालिक हैं। अरे आप ही लोग ना पैसा देते हैं तो मेरा जीवन चलता है, तो पैसा देने वाला मालिक नहीं होता है? क्या बात करते हो तुम लोग? देखो कितने आराम से ठाट से बैठे हुए हो, और सामने एक नौकर है जो बेचारा नाच नाच के पढ़ा रहा है? तो कोई भी काम करने से पहले मालिक की इजाजत जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि मैं आगे बढ़ूं तो इजाजत दे दिया करिए। नौकरों पे इतना अत्याचार भी सही थोड़े है। हाँ ठीक है, इधर देखो ना, तो सारा मलिक ही निकाल देंगे। ये एफ वाई अगर हमको तोड़ना है तो बताओ, पहले तो ये बताओ कि 37 लें कि 53 लें? 37 लेते हैं क्या? तो हम 37 से, सब लोग नहीं ना बोला है, तो जब एंगल से दूर जाते हैं तो यूज करते हैं साइन। तो पहले 10 न्यूटन तो बाबू लिख लिया जाए, बोलो ना 10 न्यूटन लिख लिया जाए, और उसके बाद क्या लिखोगे? 37 से दूर जा रहे हो तो लिखोगे साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री होता है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो इट विल बी 3/5। तो हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू कितना बाबू? 3/5, मिला जुला के 6 न्यूटन। 5 से 10 दो बार में नहीं कटेगा, 6 न्यूटन। अच्छा कोई कहता कि ना सर देखिए हम तो 53 एंगल लेना चाहते हैं, तो आप बताइए कि वाई कंपोनेंट तोड़ने के लिए, देखिए काम हमारा हो गया है,
लेकिन टाइम पास नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो अभी हमको टाइम पास करने का मन कर, हमको मन कर हम 53 को लेके देखें। तो बताओ 53 की, अरे बोलो, अरे 53 की तरफ घूम रहे हैं, तो 53 के साथ क्या लेंगे, कॉस लेंगे। यानी कि एक बार फिर से हम FY ही तोड़ते हैं, बोलो बाबू। लेकिन चूंकि 53 की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे cos 53। अब आप बताइए cos 53 कितना होगा, तो cos का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और 53 के लिए बेस कौन है, 3 है, और हाइपोटेनस कौन है, 5 है, तो 3/5 ही होगा। अब मिला जुला के ये 10 न्यूटन और ये 3/5 कितना आ गया, 6 न्यूटन आ गया बाबू। अरे आ गया 6 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि ये Fx 8 न्यूटन है और ये Fy कितना है, 6 न्यूटन है। अरे बोलो ना, सही बात है। दिस और दिस अगर ऐड होगा तो हमको दिस मिलेगा। होना भी चाहिए ना बाबू। देखो ना, कहने का मतलब है अगर ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ये जानने के लिए हम लोग अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे। अरे यार, अरे मान लो कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये 8 मीटर है, ये कितना है, 6 मीटर है, तो ये कितना होता है, तो ये होता है अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64। अंडर रूट 100 का मतलब क्या, 10 नहीं हो गया, तो सही तो है, सही तो है। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये 8 न्यूटन होगा और ये 6 न्यूटन होगा। अरे बोलिए जल्दी। तो ये चीज हो गया। अब सवाल देखिए क्या है। अच्छा पहले इसमें कुछ आपको दोबारा समझना हो। मेन कॉन्सेप्ट कितने लाइन का है, 2 लाइन का। क्या कॉन्सेप्ट है, थीटा की तरफ तो कॉस और थीटा से दूर तो, बस यही तो 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में अगले 2 सालों तक यूज होता रहेगा। वेक्टर का कुछ सबसे ज्यादा यूज होता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है। चलिए सवाल है कि सर ये जो कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं आखिर ये हम तोड़ते क्यों हैं, या फिर इसका मतलब क्या होता है, बोलिए ना, मतलब भी तो जानना होगा ना बाबू। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए चलिए हम डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अभी फोर्स ना मान के हम इसको क्या मानते हैं, मान लो बाबू कि कोई आदमी अगर यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा है, अब बोलो ना 10 मीटर चला, बताओ वो पूरी तरीके से किस डायरेक्शन में चला है, एक्स में चला है, 10 मीटर चला है। अरे हाँ तो बोलो। चलो बताओ कोई आदमी जो है वो ऐसे चला है, ऐसे चला है, 10 मीटर चला है, बताओ वो किधर चला है, पूरी तरीके से वाई एक्सिस में चला है। हम किसी को समझाना होगा तो समझा सकते हैं कि देखो तुमको अगर वहां पहुंचना है तो 10 मीटर एक्स में चल देना, तो कोई आदमी नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ चलना है तो 10 मीटर वाई में चल देना, तो नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी ऐसे चलता है बच्चों कि वो इधर चलता है, 37 डिग्री पे चलता है, कितना, 10 मीटर। हाँ बताओ तो ये एक्स में चला है कि वाई में चला है, नहीं वहां मत जाओ। हम अभी फिलहाल ये वाला देख ही नहीं रहे हैं, हम इस प्लेन में ही हैं, हम प्लेन के बाहर नहीं आ रहे हैं। ओ माय गॉड, अगर ये जेड होता तो इसको मैं 90 नहीं दिखाता। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जेड एक्सिस का नाम ही नहीं है इधर। अरे जेड होता तो मैं क्या करता, मैं इसको 90 डिग्री दिखाता, ऐसा थोड़े दिखा रहा हूं मैं जस्ट 37 डिग्री का मतलब हुआ ये दिखा रहा हूं। जेड एक्सिस भूला जाओ, भूल गया। चलो बताओ ये पूरी, क्या ये एक्स में चला है, क्या ये वाई में चला है, दोनों में चला है। हाँ देखो जब वो यहाँ पहुंचा है तो थोड़ा इधर भी चला है, थोड़ा ऊपर भी चला है, नहीं चला है। अगर मान लो हम इसको पूरब बोलें, इसको ईस्ट बोलें और इसको नॉर्थ बोलें, तो ये तो पूरी तरीके से कहाँ चला है, ईस्ट में। ये पूरी तरीके से ये कहाँ पहुंचा है, अरे ये तो थोड़ा ईस्ट में भी चला है थोड़ा,
तो अब यही सवाल आएगा कि अगर ये थोड़ा x में भी चला है, थोड़ा y में भी चला है, तो x में कितना चला है और y में कितना चला है? तो बाबू x में चला है वो 8 मीटर और y में चला है वो 6 मीटर। यही है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब हुआ कि इस डिस्प्लेसमेंट का x में कितना इफेक्ट आया है, x में कितना इफेक्ट आया है और y में कितना इफेक्ट आया है, 6 मीटर। सुन रहे हो? इस हाँ, एक मिनट रुकिए। इस फोर्स का x में इफेक्ट कितना है, 8 न्यूटन, और y में कितना है? अच्छा एक और बात है यार, x में ज्यादा इफेक्ट क्यों आया है? x में इफेक्ट ज्यादा क्यों आया है? ज्यादा क्यों आया है? x में इफेक्ट ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि ये x की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका है। 45 डिग्री पे होता ना तो दोनों साइड में इफेक्ट बराबर आता, क्योंकि साइन 45 भी वही होता है या कॉस 45 भी वही होता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसकी तरफ ज्यादा झुका है, तो ये जिसकी तरफ ज्यादा झुकेगा उधर इफेक्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। अरे बोलो जल्दी। तो बताओ कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट होता है। फिर से बोलो, कहाँ चले गए हम लोग? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट होता है कि x में कितना इफेक्ट है और y में कितना इफेक्ट। क्लियर है? हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, जबरदस्ती में हाँ नहीं ना बुलवाता हूँ, आप लोग दिल से बोलते हैं ना, ठीक है, गुड। अगला एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना, 90 डिग्री पे कंपोनेंट की मौत हो जाती है। कंपोनेंट एट 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। अच्छा आप चाहिएगा तो मैं इसको मैथमेटिकली भी समझा सकता हूं और चाहिएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता हूं। आप मैथमेटिकली समझना चाहते हैं? नहीं तो दोनों समझिए ना, क्या दिक्कत है, दोनों समझिए, दोनों समझिए। क्या बोलते हो? हाँ सुनो, एक वेक्टर है ये, हमको इस बेचारे के कंपोनेंट एकदम 90 डिग्री पे तोड़ देना है। बोलना दो, कहाँ तोड़ना है? यानी हमको कितना घूमना है? 90 घूमना है। तो बताओ ना, कहने का मतलब है जिसका कंपोनेंट, अब जैसे मान लो इधर कंपोनेंट तोड़ना है तो जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसको तो लिखोगे। अब बताओ किस एंगल की तरफ घूम रहे हो? 90 की तरफ घूम रहे हो, तो 90 के साथ क्या यूज करोगे? एंड यू नो कि cos 90 डिग्री होता है। हो गया, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि एक वेक्टर का 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना होता है? 0 होता है। क्या आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे कि कैसे 90 डिग्री पर वेक्टर काम नहीं करता है? तो सुनिएगा, ये पेन मैंने छोड़ा, कहाँ गया? नीचे गया, हाथ में गया। अरे तो मैंने बोलो नीचे गया, वो तो मैंने रोक लिया। कहाँ गया? नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि अर्थ ने नीचे फोर्स लगाया। अब जिधर फोर्स लगेगा ये उधर जाना चाहेगा, और जाने की आजादी है, कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए चला गया। जहां रोकने वाला था वहां आगे रुकिए गया। हे भगवान। तो सुनो, इस पेन को जब छोड़ा जाता है तो धरती इस पर कहां फोर्स लगाता है? नीचे। नीचे जाने की आजादी है, इसीलिए ये नीचे जाता भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है उसको। लेकिन यार एक बात बताओ, इस पेन को जब मैंने यहां रख के छोड़ा, ये कहां गया? कहीं नहीं गया क्या? वहीं पे रह गया। एक काहे रह गया? क्योंकि इस, हाँ एक मिनट रुको ना, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ लग रहा है? लग रहा है नीचे लग रहा है। और नीचे जाने की आजादी बेचारे के पास, वो मैंने नीचे से हाथ लगा के रोक लिया है, तो इसीलिए नहीं जा पा रहा है। अच्छा इसके पास किस डायरेक्शन में मूव करने की आजादी है? किस डायरेक्शन में मूव करने की आजादी है? अरे बोलिए ना। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर ये फोर्स में इधर लगा दूं तो मूव नहीं कर जाएगा। तो इधर मूव करने की आजादी नहीं है, इधर मूव करने की आजादी है। तो सवाल है, तो जब इधर मूव करने की आजादी है तो इधर मूव कर काहे नहीं रहा है? जवाब सुनिएगा, क्योंकि इसको मूव कराने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? और 90 डिग्री तक आते आते उसका इफेक्ट 0 हो जा रहा है।
जा। तो जब इफेक्ट ही 0 हो गया तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही, रुकिएगा 1 मिनट, हाँ सुनो, फिर से सुनो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की आजादी है, लेकिन मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसको मूव कराने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। और बाबू 90 डिग्री तक आते आते इफेक्ट इधर भी या चाहे इधर भी। अरे बोलो ना। तो इसीलिए जब जब कोई इफेक्ट ही नहीं है तो मूव भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ये मूव कर गया कि नहीं? अब क्यों मूव कर गया ये? रुको, मैंने अभी अंगूठे से पकड़ा है, अभी अंगूठे से पकड़ा। क्यों छोड़ दूंगा तो ये मूव कर जाएगा? क्योंकि अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, ये 90 डिग्री से कम हो गया। 90 डिग्री से कम हो गया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आ ही जाएगा। जैसे देखिए ना, ये वेक्टर अगर थोड़ा सा तिरछा हो जाए, अरे तो थोड़ा ही सही, लेकिन इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अरे आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री पे इफेक्ट 0 होता है। लेकिन एंगल को अगर आप 90 से कम करिएगा, देखिए बताइए, ये एंगल 90 से कम नहीं हो गया है, कुछ 88 डिग्री 87 डिग्री हो गया होगा, तो कुछ इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए ये मूव भी कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सुनिएगा, हो गया है समय।